हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच रक्षा समझौते के बाद दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान ने दिखाना शुरू कर दिया अपना रंग। भारत के ये कहने के बाद भी कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। ऐसे में एलओसी पर फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का कर दिया उल्लंघन। दोस्तों बताएंगे कैसे सऊदी के साथ समझौते के बाद बड़ी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। क्या शुरू कर दिया उसने भारत को परेशान करने की कोशिश, तो वहीं आपको बताएंगे। H1B वीजा को लेकर ट्रंप प्रशासन के फैसले के बाद भारतीय वीजा धारकों में दहशत का माहौल। दोस्तों दिवाली पर घर वापसी और शादियां हुई कैंसिल। बताएंगे भारत से अमेरिका जा रही फ्लाइट में मची अफरा तफरी, बीच में ही फ्लाइट से उतारने की लोग करने लगे बड़ी मांग। अचानक अमेरिका का किराया भी बढ़ा दिया गया दोस्तों प्लेन का। वहीं इस पर भारत की मोदी सरकार ने क्या कहा दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे। उधर अमेरिका पर भारी दबाव के बीच दोस्तों व्हाइट हाउस को देनी पड़ गई सफाई। बताएंगे H1B वीजा पर अब क्या कहा अमेरिका ने। तो वहीं फिर एक बार नेपाल में उठी झड़पों की लपटे। इस बार ओली की गिरफ्तारी को लेकर भारी प्रदर्शन। दोस्तों जब तक नहीं होगी ओली की गिरफ्तारी तब तक नहीं शांत बैठने वाले नेपाल में जेंजीज। बताएंगे नेपाली जेंजीओ ने खाली है कसम की जेल में डाला जाएगा ओली को। और भी बहुत सी मांग की गई है दोस्तों ओली को लेकर, सारी जानकारी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों बहुत बड़े पचड़े में फंसने वाले हैं तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के बीच। तेजस्वी यादव को बिहार सरकार के मंत्री ने भेज दिया नोटिस। वहीं दूध दही से लेकर घी आइसक्रीम तक हुई सस्ती। दोस्तों 40-40 रुपए सस्ता हुआ। बताएंगे कौन सी चीज कितनी सस्ती हो गई डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर दोस्तों। वहीं दुनिया में लगातार बढ़ती अनिश्चितता को लेकर सोने के दाम को लेकर भविष्यवाणी ने सबको चौंका कर रख दिया है दोस्तों। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती साख और भारत के स्वतंत्र नीति का जमकर समर्थन कर दें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद शनिवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से लीपा घाटी के हंदवाड़ा कुपवाड़ा में संघर्ष विराम उल्लंघन यानी CFV का उल्लंघन किया गया। छोटे हथियारों से गोलीबारी की खबर दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान ने उसके बाद भारत पर ड्रोन से हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने नाकाम कर दिया था और पाकिस्तान के वायु सेना अड्डों पर जवाबी कार्रवाई की थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान आपस में सीज फायर पर सहमति जताई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियां भी देखी गई। आरएसपुरा सेक्टर के जजोवाल गांव के पास भारतीय क्षेत्र में ड्रोन घुसने की सूचना मिलने पर सीमा सुरक्षा बल के जवान तुरंत हरकत में आ गए और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। ये सारी हरकतें दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से तब की गई जब अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी के साथ रक्षा समझौता किया है, जिसमें एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ने इस समझौते का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो ये हरकतें करनी शुरू कर रहा है, क्या पाकिस्तान को सऊदी की ओर से बल मिल गया है दोस्तों। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। कल ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमले के इस समझौते का इस्तेमाल किसी भी हमले के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए किया गया है। यहाँ तक कि उसने परमाणु हथियार तक इस्तेमाल करने की बात कही है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने भारतीय जवान और भारत का डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम है कि वो अकेले सऊदी और पाकिस्तान दोनों को लपेट सकता है दोस्तों। लेकिन भारत के समर्थन में उतरने के लिए बहुत से देश हैं जो अनकंडीशनली भारत का साथ दे सकते हैं बिना सिग्नेचर के। पाकिस्तान को सऊदी का साथ लेने के लिए सिग्नेचर करना पड़ा, लेकिन अपना भारत का साथ देने के लिए इजराइल और रशिया जैसे देश कभी भी आ सकते हैं। शायद पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि वो भारत से पंगे लेकर बहुत बड़ी भूल कर रहा है दोस्तों। आपकी क्या इस पर राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जबकि मोदी सरकार ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, बस इसको स्टैंड बाय पर रखा गया है। जब भी हरकतें होंगी ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इस मुद्दे पर आपकी राय तो बनती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सऊदी के साथ समझौते के बाद ही अब पाकिस्तान को लग रहा है कि वो मुस्लिम देशों का दादा बन चुका है? क्योंकि मुस्लिम देशों में एकमात्र पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं। आप अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत को वो चाह कर भी झुका नहीं सकता तो सामने लाइक का बटन है, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1,00,000 का शुल्क लगाकर अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को परेशानी में डाल दिया। इतने भारी भरकम फीस के बाद प्रवासी भारतीयों के बीच में दहशत और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। कंपनियों ने भी अपने भारतीय और H-1B वीजा धारी कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने और विदेश में US वापस आने की सलाह दी है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद भारत जाने वाले विमान में से कई लोगों ने आखिरी समय पर अपनी यात्रा योजना रद्द कर दी, जबकि कई लोग हालात की स्पष्टता के अभाव में जल्द से जल्द अमेरिका लौटने की तैयारी में हैं। यहां तक कि दिवाली और सर्दियों की छुट्टियों में काफी सारे भारतीय वापस अपने देश भारत आते हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले के बाद लोगों ने पहले से अपने तय छुट्टियों को रद्द करना शुरू कर दिया। यहां तक कि जिनकी शादियां थी दोस्तों भारत में, उन्होंने अपनी शादियां भी कैंसिल कर दी। जी हाँ, उड़ते विमान से भारतीय लोग कहने लगे कि हमको बीच रास्ते में उतार दो, हमको नहीं जाना अमेरिका। दोस्तों अफरा तफरी का ये माहौल बना दिया अमेरिका ने। दोस्तों शुरुआती खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1,00,000 यानी लगभग 88 लाख रुपए कर दी है। नया चार्ज 21 सितंबर से लागू होगा। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय H-1 वीजा धारकों को पड़ा है, क्योंकि इनमें से लगभग 70% लोग भारतीय हैं। ट्रंप के अचानक लिए गए फैसले से हवाई अड्डों का अफरा तफरी के माहौल में बदल जाना, अचानक से भारत अमेरिकी फ्लाइट का किराया बढ़ा देना, ये बताता है कि ट्रंप ने यह फैसला बड़ा ही आनंद फानन में लिया। दोस्तों जरा भी टाइम देने की कोशिश नहीं की या फिर कोई भी क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की, बस बयान जारी कर दिया जिसने अफरा तफरी मचाकर रख दिया। हालांकि इस अफरा तफरी को देखने के बाद, दुनिया के परेशान होने के बाद अमेरिका ने बाद में अपनी सफाई भी दी। वो क्या सफाई दी है दोस्तों, लेटेस्ट जानकारी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि शुरुआती बयान के बाद भारत की तरफ से क्या रिएक्शन आया। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने अमेरिकी H-1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी है। इसके पूर्ण निहितार्थों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है, जिसने H-1B के कार्यक्रम से संबंधित कुछ धारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक विश्लेषण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। वक्तव्य में कहा गया है कि भारत और अमेरिका दोनों के उद्योग की नवाचार और रचनात्मकता में रुचि है और उम्मीद है कि वे इस बारे में उचित रास्ता अख्तियार करेंगे। अब आपको बताते हैं दोस्तों, H-1B वीजा पर आए भारतीयों को तुरंत वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने दी सफाई। अमेरिका ने कहा कि सिर्फ नए आवेदनों पर ही ये नियम लागू होगा। जी हाँ, H-1B वीजा के आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी से मची अफरा तफरी के बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने साफ कर दिया है कि भारतीयों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी अधिकारी ने शनिवार को कह दिया है कि H-1B वीजा पर रह रहे भारतीयों को रविवार तक अमेरिका लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें दोबारा आने के लिए $1,00,000 चुकाने होंगे। अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप सरकार का यह नया नियम केवल नए वीजा आवेदन पर लागू होगा। जिन लोगों के पास पहले से ही H-1B वीजा है या जो अपने वीजा का रिन्यूअल करवा रहे हैं, उन पर ये नई फीस लागू नहीं होंगी। ये अभी अभी की अपडेट है दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों मेनली जो अफरा तफरी देखने को मिली वो एयरपोर्ट पर देखने को मिली है, जहां पर लोग परेशान नजर आए, खास करके भारतीय, क्योंकि 70% से ज्यादा H-1B वीजा होल्डर्स भारतीय ही हैं दोस्तों। अब ऐसे में अमेरिका की सफाई के बाद यानी अधिकारी की इस टिप्पणी ने उन कई टेक कंपनियों के कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दे दी जो पहले माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा और JP मॉर्गन जैसी कई तकनीकी कंपनियों के नोटिसों से चिंतित थे। इनमें कर्मचारियों से अमेरिका में ही रहने का आग्रह किया गया था और जो लोग देश से बाहर हैं उन्हें 21 सितंबर रात 12:01 CEDT से पहले वापस लौटने को कहा गया था। एक मेल में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि वो दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि H-1B और H-4 वीजा धारक समय सीमा से पहले अमेरिका लौट आए। अमेज़न, मेटा और JP मॉर्गन ने भी इसी तरह के नोटिस जारी किए थे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे फैसले लेने से उल्टा अमेरिका को ही तगड़ा नुकसान है दोस्तों। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से अमेरिका का ही नुकसान होगा और भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें, नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि यह कदम वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद करने जैसा प्रतीत होता है और इससे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम में इनोवेशन, पेटेंट और स्टार्टअप्स की नेक्स्ट लेवल की लहर पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप की $1,00,000
लाख मिलियन डॉलर फीस H-1B शुल्क अमेरिकी स्टार्टअप्स को रोक देगी और भारत के स्टार्टअप्स को गति देगी। वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजा बंद कर अमेरिका स्टार्टअप्स की अगली लहर को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम की ओर धकेल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिक और नव प्रवर्तक के पास विकसित भारत की दिशा में भारत के विकास और प्रगति में योगदान देने का अवसर है। अमेरिका का नुकसान भारत के लिए लाभकारी होगा। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि $1 लाख की फीस यह सुनिश्चित करने के लिए है कि देश में लाए जा रहे लोग वास्तव में अत्यधिक कुशल हो और अमेरिकी श्रमिकों की जगह ना ले। H-1B वीजा 3 साल के लिए वैध होता है और इसे अगले 3 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जो भारत के बेहतरीन कुशल इंजीनियर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो या कोई भी अन्य फील्ड का महारथी हो, वो अब अमेरिका नहीं जाएंगे दोस्तों, और भारत में ही भारत को विकसित करने में अपना योगदान देंगे। और उस $1 लाख को बचाने के लिए अमेरिकी कंपनी को भारत में ही अपना प्लांट खोलना पड़ेगा, जिससे कि भारत में रोजगार भी बढ़ेगा और भारत विकसित भी बनेगा। यानी हर तरीके से फायदा अपने भारत को ही होने वाला है और इस बात से कोई नकार नहीं सकता दोस्तों। और अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने अपने ही पैर पर यह फैसला लेकर कुल्हाड़ी मारी है। इसके बावजूद भी दोस्तों, भारत की विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने में लगी है। ओवैसी ने कहा कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके क्या मिला आपको? आखिरकार ट्रंप ने महंगा कर ही दिया H-1B वीजा। आपको बता दें, ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत की घरेलू राजनीति तेज हो चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार पर ही हावी होता दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी वीजा को लेकर $1 लाख की फीस के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना कर दी। उसने पूछ लिया कि आखिर हमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों का क्या लाभ हुआ। एक्स पर पोस्ट करते हुए ने लिखा कि ट्रंप ने H-1B वीजा सिस्टम को एक तरीके से खत्म ही कर दिया है। इस वीजा सिस्टम के सबसे ज्यादा लाभ भारतीयों को ही मिलता था। भारतीयों में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों की संख्या ज्यादा है। ओवैसी ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने घरेलू दिखावे के लिए दीर्घकालिक लाभों की बलि चढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। मेरी शिकायत इस सरकार से है। हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप करके क्या मिला? ट्रंप के कार्यक्रम के लिए मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इतने सारे प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा किया, उससे क्या हासिल हुआ? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रंप फैसले ले रहे हैं, उससे साफ होता है कि अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार नहीं मानता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप द्वारा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देने को लेकर भी चुटकी ली। ओवैसी ने कहा कि जन्मदिन की शुभकामनाएं विदेश नीति की सफलता नहीं है। H-1B वीजा को समाप्त करने का उद्देश्य भारतीयों को निशाना बनाना था। और भी बहुत कुछ कहा दोस्तों। ओवैसी ने काफी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लेकिन भारत के विपक्षियों को यह समझना चाहिए कि ट्रंप ने अगर ऐसा फैसला लिया है तो इसका हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसे तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कनाडा की यात्रा पर गए थे G20 के लिए, उस समय वापसी के टाइम ट्रंप ने कहा था कि मोदी जी अमेरिका होते हुए जाइएगा। तो क्या अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका चले जाते तो क्या ट्रंप कभी ये फैसला नहीं लेते? एक पर्सनल व्यवहार दोस्तों अलग चीज होती है और देश को लेकर लिया गया फैसला अलग तरीका होता है। विपक्षियों को यह समझना होगा कि किसी भी आयोजन को करने का मतलब ये नहीं है कि वो देश आयोजन करने वाले देश पर कभी गलत फैसला नहीं लेगा। ऐसे में ओवैसी के इस बयान पर दोस्तों आपका क्या जवाब है, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जेनजीज प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में फिर उबाल दोस्तों। पूर्व पीएम ओली की किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी की उठी मांग, साथ में संपत्ति की जांच की भी कर दी डिमांड। बता दें, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी जेनजीज का पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हुआ है। शनिवार को जेनजीज के एक समूह ने 8 सितंबर को काठमांडू के नया बानेश्वर में विरोध के दौरान 19 प्रदर्शनकारियों के मौत मामले में 73 वर्षीय ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, मुख्य जिलाधिकारी छवि रिजाल की गिरफ्तारी की मांग की है। एक दिन पहले पूर्व पीएम ओली ने सफाई दी थी कि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। सवाल उठाया था कि हमारी पुलिस के पास ऑटोमेटिक हथियार भी नहीं थे तो गोलियां कैसे चली। उन्होंने इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश बताते हुए जांच की मांग की है। ओली ने 9 सितंबर को पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर आंदोलनकारियों की मांग है कि 1990 से बड़े पदों पर रह रहे नेताओं और सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित किया जाए। गौरतलब है कि 8 और
9 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों में 72 लोग मारे गए थे। इनमें 3 पुलिसकर्मी भी थे। ये विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए थे। अब ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कह दिया है कि ओली को गिरफ्तार नहीं किया गया या उसकी संपत्ति की जांच नहीं की गई तो फिर हम प्रदर्शन बड़े स्तर पर करने वाले हैं, और जब तक इन नेताओं की संपत्ति की जांच नहीं हो जाती हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठने वाले, हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की पर भारी दबाव बनाया गया है। दोस्तों अब देखते हैं इन नेताओं पर जांच के लिए कैसे उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित किया जाता है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां असम राइफल्स पर हमले के बाद मणिपुर के राज्यपाल ने की उच्च स्तरीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए घातक हमले के बाद सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए शनिवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए और 5 अन्य घायल हो गए। बैठक में संवेदनशील और असुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा कड़े करने और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया। बैठक में राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करना और गश्त बढ़ाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ राजमार्गों, सीमावर्ती इलाकों और ट्रांजिट मार्गों पर सुरक्षा और सख्त बढ़ाई जाएगी। वहीं दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल करेंगे अरुणाचल प्रदेश का दौरा। 2 पनबिजली परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 सितंबर को यानी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान 3689 करोड़ रुपए की 2 पनबिजली परियोजनाओं और 1291 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 10 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राज्य सरकार की ओर से शनिवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी 186 मेगावाट की तातो 1 और 240 मेगावाट की हीओ पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और तवांग में एकीकृत अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। बयान के मुताबिक कार्यक्रम में राज्यपाल केटी फरनाइक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उप मुख्यमंत्री चौना मीन, लोकसभा सदस्य तापिर गाओ और राज्यसभा सदस्य नवाम रेबियो भी शामिल होंगे। दोस्तों साथ ही साथ बता दें 22 सितंबर यानी कल को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीयूष गोयल जी। ट्रेड डील पर होगी बात। दरअसल टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका का दौरा करेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल न्यूयॉर्क जाएंगे और उनके साथ मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीयूष गोयल जी, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ बता दें क्यों आखिरकार अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर भारत को दिया झटका। हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक बंदरगाह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इस बंदरगाह को भारत की व्यापारिक और सामरिक शक्ति का नया रास्ता माना गया है? और क्यों अब इसी रास्ते पर अमेरिका ने एक ऐसा झटका दिया है जिससे भारत की सारी मेहनत खतरे में पड़ गई है? दोस्तों ईरान का चाबहार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि ये भारत के लिए एक रणनीतिक गेम चेंजर था। ये पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और भारत के पश्चिमी तट के काफी करीब है। भारत ने इस पोर्ट को विकसित करने के लिए भारी निवेश किया है, जिसका सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंच बनाना है। भारत की योजना थी कि इस पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे बोले तो INSTC से जोड़ा जाए, जिसे रशिया और यूरोप तक का व्यापारिक रास्ता खुल सके। लेकिन अब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों का मतलब है कि अगर कोई देश या कंपनी ईरान के साथ व्यापार करती है तो उस पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिका का चाबहार पोर्ट पर यह झटका सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है बल्कि यह एक जटिल भू राजनीतिक दांव है। दोस्तों सालों से भारत को अफगानिस्तान तक सामान भेजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अक्सर बंद कर दिया जाता था। चाबहार पोर्ट ने भारत को एक वैकल्पिक, स्वतंत्र और सुरक्षित रास्ता दिया था। विदेश मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि चाबहार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक था। यह हमारे लिए एक ऐसी लाइफ लाइन थी जो किसी दूसरे देश के रहमो करम पर निर्भर नहीं थी। अमेरिका के झटके से यह सपना टूटता नजर आ रहा है दोस्तों, और भारत के लिए फिर से पुरानी भू राजनीतिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का ये सपना टूटा कि वो पाकिस्तान को दरकिनार कर सके।
वहीं भारत ने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और व्यापारिक सामान भेजने के लिए किया है। यह पोर्ट अफगानिस्तान के लिए जीवन रेखा की तरह है जो उसे समुद्र तक पहुंच देता है। अमेरिका के इस कदम से अफगानिस्तान में भारत का रणनीतिक प्रभाव कमजोर हो सकता है। एक वरिष्ठ राजनयिक राकेश सूद ने हाल ही में कहा था कि चाबहार अफगानिस्तान में एक भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा हथियार था। इसे रोकना न केवल हमारे व्यापार के लिए बल्कि क्षेत्र में हमारे प्रभाव के लिए भी झटका है। तो वहीं चौथा प्रभाव दोस्तों ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में चीन का ग्वादर पोर्ट बेताज बादशाह बन गया, लेकिन भारत को कमजोर बना दिया। अमेरिका ने चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट विकसित किया है जो चाबहार से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए ग्वादर का मुकाबला करने का सबसे बड़ा हथियार था। अब अमेरिका के इस झटके से ग्वादर पोर्ट को एक अप्रत्याशित फायदा मिल गया है। दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर भारत को क्यों ये तगड़ा झटका दिया है, ताकि वो भारत पर गंभीर दबाव बना सके। हालांकि अपना भारत इसका काट जरूर निकालेगा। दोस्तों अगर आपको भी उम्मीद है तो मेरा भारत महान कमेंट में जरूर कहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां दोस्तों बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अब तेजस्वी यादव की सभा में क्या प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली पड़ी है। दोस्तों भाजपा विधायक ने फिर शेयर किया वीडियो। बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की शुक्रवार को वैशाली जिले के महुआ में हुई जनसभा में पीएम मोदी को गाली दी गई। भारतीय जनता पार्टी के पातेपुर से विधायक लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ लखेंद्र पासवान ने अपने फेसबुक पेज पर इस वीडियो को शेयर किया। हालांकि दोस्तों हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो खबर है लाइव हिंदुस्तान की छपी वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों कि बार बार प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को निशाना बनाया जा रहा है? आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें तेजस्वी यादव को बिहार सरकार के मंत्री ने भेजा नोटिस। 15 दिन में सार्वजनिक माफी की मांग कर दी। जी हाँ, बिहार के शहरी विकास मंत्री जीवेश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस तेजस्वी यादव के उन बयानों को लेकर भेजा गया जो उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ दिए थे। मंत्री ने कहा है कि तेजस्वी के सारे बयान झूठे हैं, इससे उनकी छवि धूमिल हुई है। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां दूध से दही तक सब कुछ हुआ सस्ता। अमूल ने घटाए 700 प्रोडक्ट्स के दाम, 40 रुपए तक सस्ता हुआ घी। जी हाँ, महंगाई से जूझ रही आम जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है। देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड में एक अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया है। यह कटौती 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। अब घर घर इस्तेमाल होने वाले मक्खन, घी, पनीर, चीज और आइसक्रीम जैसी जरूरी चीजें पहले से सस्ती कीमत पर मिलेंगी। खास बात यह है कि घी पर सबसे बड़ी राहत दी गई है, जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति लीटर तक घटा दी गई है। अमूल ब्रांड का संचालन करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने कहा है कि यह प्राइस कट सीधे तौर पर जीएसटी दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किया गया है। जी हां दोस्तों, इसी बीच ये थी भी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।